अध्ययन कोचिंग के इस संविधान के संवैधानिक विकास के श्रृंखला में आप सभी का मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भारत परिषद अधिनियम 1892। लेकिन इसके पूर्व हम दो अधिनियमों की दो बहुत छोटी छोटी बातें पहले देख लेते हैं। वो क्या बातें हैं देखिए। एक अधिनियम 1873 में आया था। 1873 का अधिनियम। का अधिनियम। इस नियम के अंतर्गत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। देखिए 1873 का एक अधिनियम आया। 1861 के बाद 1873 का एक अधिनियम आया और इस अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और इसी का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से भंग कर दी गई। देखिए 1873 के अधिनियम में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है और इसी के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। उसके बाद यहाँ एक अधिनियम और आया और यह अधिनियम था शाही उपाधि अधिनियम। यह दूसरा अधिनियम था शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 1876। देखिए इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई। 6वां सदस्य नियुक्त किया गया। 6वां सदस्य नियुक्त किया गया और इस सदस्य को पीडब्ल्यूडी का कार्य सौंपा गया। यानी कि लोक निर्माण विभाग का कार्य इसको सौंपा गया। लोक निर्माण विभाग का कार्य इस 6वें सदस्य को सौंपा गया। देखिए शाही उपाधि अधिनियम 1876 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसमें 6वां सदस्य नियुक्त किया गया और इस सदस्य को पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और शाही उपाधि अधिनियम 1876 के अनुसार ही 28 अप्रैल इसी के अनुसार 28 अप्रैल
1876 को एक घोषणा की गई, और इस घोषणा के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। देखिए, 2 अधिनियम, 1873 का अधिनियम, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने के लिए कहा गया, और 1 जनवरी 1884 को इसी के अनुसार कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 आया। इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसमें 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई, और 6वें सदस्य की नियुक्ति के बाद उसको लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD का कार्य सौंपा गया, और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। नया अब यहाँ से देखते हैं आगे की क्या कहानी आ रही है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत, देखिए पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? इसकी पृष्ठभूमि ये रही कि 1857 का जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। देखिए, 1857 की क्रांति का जो रिजल्ट आया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार, और शिक्षा का प्रचार प्रसार होने का जो रिजल्ट मिला, या शिक्षा प्रचार प्रसार होने के बाद भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई, और राष्ट्रवाद की भावना के बाद इसी क्रम में एक बड़ा परिवर्तन और आया, और यह परिवर्तन था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, कांग्रेस की स्थापना हो गई। इसी क्रम में एक 1883 में क्या हुआ? 1883 में एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो इल्बर्ट बिल विवाद था, 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद, इस विवाद के अंतर्गत था क्या? देखिए, इस विवाद को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल को लाया गया था, और इल्बर्ट बिल के माध्यम से यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोगों के केस की सुनवाई भारतीय जज या भारतीय अदालतों में इनकी सुनवाई के अधिकार इल्बर्ट बिल के माध्यम से दिए गए थे। यानी कि रिपन के कार्यकाल में यूरोपीय लोगों की जो सुनवाई थी वो भारतीय न्यायालयों में भारतीय जज कर सकते थे। भारतीय न्यायालयों में सुनवाई, भारतीय न्यायालयों में भारतीय जजों के द्वारा इनकी सुनवाई के अधिकार दिए गए इल्बर्ट बिल के माध्यम से।
तो क्या हुआ कि यूरोपियन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया और इसका विरोध प्रारंभ करने को ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय न्यायालयों में भारतीयों के द्वारा यूरोपियों के केस की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल को लाया गया, लेकिन इल्बर्ट बिल का यूरोपियों ने विरोध किया और विरोध करने के कारण ही इसको इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। देखिए, इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए, हम उन परिवर्तनों को क्रम से देखते हैं। पहला परिवर्तन क्या था? देखिए, पहला परिवर्तन था जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, इस केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10, नामजद सदस्यों की संख्या, नामजद सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10, कम से कम 10 और अधिकतम, अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इस केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में जो नामजद सदस्यों की संख्या थी, न्यूनतम उसको 10 किया गया और अधिकतम उसको 16 किया गया। देखिए, इसमें 10 सदस्यों का कम से कम गैर सरकारी होना अनिवार्य था। कम से कम 10 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, गैर सरकारी होने चाहिए। कम से कम 10 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। देखिए, जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको सहयोग की नीति या उदार निरकुंश की नीति समझाई थी। लास्ट क्लास में 2 नीतियां समझाई थी, जिसको कहा गया था सहयोग की नीति, सहयोग की नीति और उदार निरकुंशता, उदार निरकुंशता। देखिए, सहयोग की नीति या उदार निरकुंशता के माध्यम से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन में भागीदार बनाया, भारतीयों को शासन में भागीदार, भारतीयों को शासन में भागीदार बनाया। इसी क्रम में जो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, इसी नियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने 1862 के अंतर्गत 3 व्यक्तियों को अपनी जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में 3 व्यक्तियों को नामजद किया था। ये 3 व्यक्ति थे, एक तो पटियाला के महाराज थे, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, दूसरे व्यक्ति थे बनारस के नवाब, बनारस के नवाब, और तीसरे व्यक्ति थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। देखिए, सर दिनकर राव बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधता रखते थे, सर दिनकर राव बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधता रखते थे। देखिए, पटियाला के महाराज, बनारस के नवाब और सर दिनकर राव को
लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में अपनी विधान परिषद में नामित किया था या नामजद किया था। और अब जो हमारे पास 1892 का भारत परिषद अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, देखिए इस नियम के अंतर्गत ये कहा गया कि नामजद सदस्यों की संख्या होगी, नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होगी और अधिक से अधिक 16 होगी, जबकि इन सदस्यों में से 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। ये जो नामजद सदस्य थे ये इसी प्रकार से जो रियासतें थी, जो ब्रिटिश प्रांत, डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश जो क्राउन के अधीन थे, वहाँ से जो जनता थी, जनता का जो प्रतिनिधि होते थे, उन जनता के प्रतिनिधियों को अपनी जो विधान परिषद थी उस विधान परिषद में नामजद करने की व्यवस्था को चलाया गया। देखिए नामजद करने की व्यवस्था क्यों चलाई गई? भारत में उस समय पे चुनाव जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए नामजदगी की व्यवस्था ही विधान परिषद में चलाई गई। अब यहाँ समझना ये है कि ये जो नामजदगी व्यवस्था थी, इसके माध्यम से जो शासन का विकेंद्रीकरण था, जो विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण था, वो विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। या हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल ने अपनी जो परिषद थी उस परिषद के अंदर जो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया। ये तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इन प्रतिनिधियों की संख्या न्यूनतम 10 कर दी गई और अधिकतम 16 संख्या इनकी कर दी गई। देखिए दूसरा परिवर्तन हम इसी क्रम में देखते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या है? दूसरा परिवर्तन हमारे पास था, प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। देखिए जो अभी मैं शासन विकेंद्रीकरण का जिक्र किया था, शासन विकेंद्रीकरण का अर्थ ये था कि जो एक तो केंद्रीय सरकार हो गई जिसको वायसराय चला रहे थे, और दूसरी जो सरकार हो गई वह प्रांतों की सरकार हो गई, जैसे बम्बई की सरकार हुई, मद्रास की सरकार हुई। तो देखिए इसमें भी जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी उसमें भी परिवर्तन किए गए, और बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास की जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, प्रांतीय परिषद थी, उस प्रांतीय परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या को 8 निर्धारित किया गया। न्यूनतम सदस्यों की संख्या को 8 निर्धारित किया गया और अधिकतम 20 निर्धारित किया गया। बम्बई और मद्रास की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी या प्रांतीय विधान, जो प्रांतीय इनका जो व्यवस्थापिका थी, उस व्यवस्थापिका के अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या 8 और अधिकतम सदस्य संख्या 20 निर्धारित की गई। जबकि बंगाल के अंदर, जबकि बंगाल में अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20, यानी कि बंगाल की प्रांतीय परिषद में 20 से अधिक सदस्यों को नामित नहीं किया जा सकता, अधिकतम संख्या 20। जबकि उत्तर पश्चिमी प्रांत में, देखिए उत्तर और पश्चिमी प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में यह जो अधिकतम संख्या थी, अधिकतम संख्या को 15 निर्धारित किया गया, अधिकतम संख्या को 15 निर्धारित किया गया। देखिए इसके माध्यम से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से बम्बई और मद्रास, ये प्रांतीय जो व्यवस्थापिका सभा थी, मैं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की बात कर रहा हूँ, इसके अंतर्गत न्यूनतम सदस्य संख्या जो थी वो 8 रखी गई और अधिकतम सदस्य संख्या 20 रखी गई। ये बम्बई और मद्रास के लिए। बंगाल में अधिकतम सदस्य संख्या 20 रखी गई और उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या को 15 रखा गया। यहाँ जो परिषद के अधिकार थे, तीसरा जो परिवर्तन इसके अंदर आया, जो परिषद के अधिकार थे, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद के अधिकारों को बढ़ा दिया गया, अधिकारों को बढ़ा दिया गया। इनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया और जो भारतीय सदस्य थे, देखिए अधिकारों को बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ?
यहाँ अधिकारों को बढ़ाने का अर्थ है जो भारतीय सदस्य थे उन भारतीय सदस्यों को बहस करने का, और ये बहस जो है बजट पेश करते थे अंग्रेज, उस बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। जो भारतीय सदस्य थे उन भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। अब भारतीय सदस्य जो अंग्रेज बजट पेश करते थे, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका में बजट पेश होता था, उस बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, प्लस यानी कि और उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए, पूरक प्रश्न का अर्थ है एक जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न से जुड़ते हुए अन्य प्रश्नों को पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो बजट पर बहस करने के अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत दिए गए। लेकिन यहाँ जो भारतीय लोग थे, भारतीय सदस्य थे, उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया और उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, दो अधिकार इनको दिए गए, एक बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ये बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, मतदान का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया, भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, और भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इनको दो अधिकार दिए गए, भारतीय सदस्यों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया और इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं दिया गया। हम 1861 के अधिनियम 1861 के अधिनियम और 1892 के अधिनियम की अगर तुलना करें, अगर हम इन अधिनियमों की तुलना करें तो 1892 के अधिनियम में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए और सार्थक परिवर्तन किए गए। इसके अंतर्गत जो देखिए व्यवस्थापिका सभाएं थी, उनके सभाओं के सदस्य संख्याओं में वृद्धि की गई, चाहे वह केंद्र की जो व्यवस्थापिका सभा हो, चाहे वह प्रांत की व्यवस्थापिका सभा हो, दोनों की व्यवस्थापिका सभाओं में परिवर्तन किए गए, जो वृद्धि की गई और सदस्यों की संख्या में, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी व्यवस्था को यहाँ लाया गया 1892 में। यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को भी लाया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को इसके अंतर्गत लाया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को इसके अंतर्गत लाया गया। और यहाँ जो भारतीय सदस्य थे उनको बजट पर प्रश्न पूछने का, बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न भी केवल पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए, फिर भी ये इतने अधिकार देने के बाद भी जो भारतीय लोग थे उनका जो राष्ट्रीय भावना थी, जो राष्ट्र की भावना थी, उग्र राष्ट्र की भावना, वह उग्र राष्ट्रीयता की भावना शांत न हो सकी, या उग्र राष्ट्रीयता की भावना संतुष्ट न हो सकी, और इसलिए संतुष्ट न हुई, और इसलिए इसी क्रम में एक नया परिवर्तन किया गया और भारत परिषद अधिनियम एक नया बनाया गया। भारत परिषद अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम में 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 इसी के सुधारों के लिए लाया गया। और अब अगली क्लास में हम भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए समस्त क्लास, सारा का सारा कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर आपको दिए जाएंगे और यहाँ करंट अफेयर की नियमित कक्षाएं चल रही हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।